नेटवर्क टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई छिड़ गई है, घमासान सा मचा हुआ है। जिस तरह महाराष्ट्र का घमासान मचा है, एकनाथ शिंदे का क्या होगा? जिस तरह नीतीश डूबे उसी तरह एकनाथ शिंदे भी डूब जाएंगे। महाराष्ट्र का रण एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि एकनाथ शिंदे की तुलना नीतीश कुमार से होने लगी है कि जिस तरह नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा गया, तोड़ दिया गया, क्या एकनाथ शिंदे को भी तोड़ दिया जाएगा? लेकिन एकनाथ शिंदे में फर्क बहुत लग रहा है। एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस के लिए सर के दर्द बन गए हैं। जिस तरह एकनाथ शिंदे ने बागियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह शुभ संकेत तो नहीं है। लेकिन नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर, नागपुर के अंदर जिस तरह देवेंद्र फडणवीस को लेकर के सीएम का चेहरा घोषित किया गया है, एकनाथ शिंदे इससे खासे नाराज है। एकनाथ शिंदे यह चाहते थे कि सीएम वही हो और वह प्रोजेक्ट भी अपने आप को कर रहे हैं। जिस तरह एकनाथ शिंदे के लोग हर जगह जा करके कह रहे हैं कि सीएम तो एकनाथ शिंदे ही होंगे, और एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि अगर वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जो आज साथ हैं वह साथ छोड़ देंगे। अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अजीत पवार अपने भतीजे के ही सामने खड़े हैं। जिस तरह शरद पवार ने प्रत्याशी खड़ा किया है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अजीत पवार ने भी शरद पवार के ऊपर हमला किया और शरद पवार ने अजीत पवार की बखिया बधेड़ दी। जिस तरह शरद पवार ने यह कहा अपने अभिभाषण में, महाराष्ट्र के अंदर बारामती सीट जहां से अजीत पवार लड़ते हैं, आज तक चुनाव हारे नहीं है। बारामती की सीट अब अजीत पवार हारने का डर उन्हें सताने लगा है। इस बीच शरद पवार ने एक चीज तो कही बारामती के अंदर कि पार्टी को किसने बनाया आप जानते हैं, पार्टी को खड़ा किसने किया यह भी आप जानते हैं। मैंने अपने बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी नहीं सौंपी, अजीत पवार को सौंपी, और अजीत पवार ने क्या किया वह भी आप जानते हैं। बाकी जनता के हाथ। यह बातें शरद पवार कहने के बाद अजीत पवार इतने डरे हुए हैं। जनता का जो रुख लोकसभा चुनाव के अंदर शरद पवार के साथ था वह अब भी बना हुआ है, और अजीत पवार को यही डर महाराष्ट्र के अंदर सता रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, वह परिस्थितियां बहुत डरा रही हैं अजीत पवार को भी, एकनाथ शिंदे को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। क्योंकि शरद पवार को जिस तरह चाणक्य महाराष्ट्र का कहा जाता है, वह यूं ही नहीं कहा जाता, वह चाणक्य है भी, और उन्होंने साबित भी किया है। पार्टी टूटने के बाद और उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने के बाद शरद पवार ने अपने आप को खड़ा किया, उद्धव ठाकरे ने अपने आप को खड़ा किया, और दोनों के साथ राहुल गांधी का चट्टान की तरह बने रहना। उस मुसीबत में जब लोग अपने भी साथ छोड़ के चले गए, यह बहुत बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं। यह राहुल गांधी को इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है कि किसी को छोड़ के मजबूरी में नहीं जाते। ऐसे में एक तरफ महायुक्ति जो एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बैकफुट पर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। और दूसरी तरफ एकजुट, न सीटों में कोई परेशानी बंटवारे को लेकर के, ना तो आपस में कोई खींचतान, सीएम के चेहरे का चुनाव के बाद होगा ऐलान, यह सब चीज। और एक तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने आप को कह देना कि मैं ही सीएम बनूंगा, और अजीत पवार का यह कहना कि मैं तो सीएम बनने ही आया था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बन रही हैं।
इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में झारखंड के अंदर जब कल्पना सोरेन का जादू चल पड़े और हेमंत सोरेन को जिताने के लिए कुछ भी कर सके, करने को तैयार हो और किसी से भी उलझ जाने को तैयार हो, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों से डर लगता है। कल्पना सोरेन ने जो फिजा बदला है झारखंड के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेल रहा है। 40 स्टार प्रचारकों को उतारने के बाद, 40 बहुत होते हैं 81 सीटों पर, 40 स्टार प्रचारकों को उतारने के बाद भी हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को खड़ा करने के वहां प्रचार के लिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर, उसके लोग भाग गए और हेमंत बिस्वा शर्मा हाथ जोड़ते रह गए। 81 सीटों का दावा कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, 81 में 81 हम लेके आके आएंगे, लेकिन 81 तो छोड़िए, 20 सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थिति में 81 सीटें कैसे आएंगी, जबकि कल्पना सोरेन का तोड़ अभी तक नहीं मिला और हेमंत सोरेन अब हमलावर हुए हैं। इन परिस्थितियों के बीच आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी अब दीपावली के बाद ढुकेंगे और विदर्भ का एरिया वह होता है, आता है आरएसएस का जो हेडक्वार्टर कहा जाता है। लेकिन विदर्भ के एरिया में कहा जाता है कि गढ़ वह कांग्रेस का है और लोकसभा चुनाव में विदर्भ ने बहुत साथ दिया कांग्रेस का, और वही साथ और मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। विदर्भ के एरिया में एससी एसटी दलित ओबीसी का बोलबाला है और एससी एसटी दलित और ओबीसी कांग्रेस के साथ खड़े आ रहे नजर आ रहे हैं। यही आरएसएस और भाजपा का दुर्भाग्य है कि जिस ओबीसी को साध करके और जिस दलित को साध करके भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजनीति कर रही थी महाराष्ट्र के अंदर, वह उसके मकसद पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे के होर्डिंग बैनर भी किसी काम नहीं आ रहे हैं। यह सोच करके भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज वह 5 पॉइंट्स होंगे और इन 5 पॉइंट्सों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। नंबर 1, महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार को हार का डर सताने लगा है। भतीजा चाचा शरद पवार ने किया हमला। भतीजा और चाचा आमने सामने है। नंबर 2, झारखंड में चल पड़ी कल्पना सोरेन की आंधी, चल पड़ी हेमंत सोरेन के लिए कुछ भी करेगी कल्पना, किसी से भी भिड़ जाएगी मोदी क्या चीज। और नंबर 3, महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी महाराष्ट्र की जनता, भाजपा का क्या होगा। और नंबर 4, अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, वोटिंग से पहले बिगड़ा खेल। और नंबर 5, आरएसएस के घर में घुसकर दहाड़ेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र का चुनाव पलट जाएगा। यही 5 मुद्दे होंगे। नमस्कार, मैं श्याम गिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को टीएफडी इंडिया नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से, कि आप दर्शक इतना प्यार टीएफडी इंडिया नेटवर्क को दिए, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। नंबर 1, महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार को हार का डर सताने लगा। भतीजा चाचा का मुकाबला, शरद पवार ने किया हमला। जब अजीत पवार के भतीजे को खड़ा किया शरद पवार ने, और शरद पवार ही अजीत पवार को भी उंगली पकड़ के चलाना सिखाए थे, चलना सिखाए, पढ़ाए लिखाए, मंत्री बनाए, नेता बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए, महाराष्ट्र का कई बार उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा और अपने चाचा के ही पीठ में छुरा घोंप करके वह पार्टी ही छीन ली।
40 विधायकों के साथ तोड़ लिया अजीत पवार ने सीएम बनने की लालच में। तो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। न सीएम बने और न पार्टी बच रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह अजीत पवार का हाल हुआ, जो मात्र 1 सीटों पर अजीत पवार सिमट गए। अपनी पत्नी सुनीता पवार को भी अजीत पवार ने बारामती सीट से नहीं जीता पाए और सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, चुनाव जीत गई अच्छे मतों से। अजीत पवार की जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक चुनाव नहीं हारे हैं अजीत पवार, लेकिन आज तक जो भी चुनाव लड़े अजीत पवार, वह शरद पवार के संरक्षण में ही लड़े, खुद के दम पर नहीं लड़े। यानी कि नाम शरद पवार का ही होता था, शरद पवार के नाम पर ही वोट मिलते थे और वह वोटर शरद पवार के ही साथ है, यह लोकसभा चुनाव में साबित हो गया। जब 8 सीटें शरद पवार जीत करके लोकसभा की आए और मात्र 1 सीट पर अजीत पवार सिमट गए, वह भी 1 सीट अजीत पवार के नाम पर नहीं मिला है, प्रत्याशी अपने दम पर जीता है। ऐसे में अजीत पवार घिरे हुए हैं। नवाब मलिक के बेटी को भी टिकट दे करके घिर गए हैं। भाजपा भी हमलावर और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी हमलावर और एकनाथ शिंदे भी। कांग्रेस तो हमलावर है ही। ऐसे में उलझते जा रहे हैं अजीत पवार। अजीत पवार के पास ऐसे प्रत्याशी नहीं जो अपने दम पर चुनाव जीत सके। अजीत पवार एड़ी चोटी का जोर तो महाराष्ट्र में लगा रहे हैं। जो चाचा को छोड़ करके आए हैं, अब जैसे अजीत पवार ने शरद पवार के ऊपर बारामती के अंदर हमला किया और शरद पवार ने दिया मुंह तोड़ जवाब। शरद पवार ने कहा कि पार्टी किसने बनाई? क्या अजीत पवार ने बनाई थी पार्टी? पार्टी का जन्मदाता कौन है? अजीत पवार है क्या? अजीत पवार को डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार को नेता किसने बनाया? अजीत पवार के पास जवाब नहीं था। शरद पवार ने यह भी कहा 85 साल के उम्र तक पार्टी मैंने सबसे आगे अजीत पवार को रखा, मैंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को नहीं रखा और अजीत पवार ने मुझे ही धोखा दिया। बगैर नाम लिए सब कुछ कह गए शरद पवार, और जो रिस्पॉन्स आम जनता का था शरद पवार को लेकर के, वही रिस्पॉन्स अजीत पवार को आज डरा रहा है। धोखा देके गए, गद्दार है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। और शरद पवार का यह कहना कि गद्दार को कभी मैं वापस नहीं लूंगा, यह चीज अजीत पवार को अब खाए जा रही है। माफी मांगते फिर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद। सुप्रिया सुले ने उनकी पत्नी सुनीता पवार को हरा दिया था। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। अजीत पवार को अब समझ नहीं आ रहा है क्यों कि अगर इस विधानसभा चुनाव के अंदर अजीत पवार की साख समाप्त हुई, सीटें नहीं आई, 40 लोगों को लेकर के गए हैं, वह सीटें नहीं आई, तो अजीत पवार न घर के होंगे न खाट के। और यह सर्वे बता रहे हैं, जो भी सर्वे आ रहे हैं, अजीत पवार बड़ी मुश्किल से 5 सीटें निकाल पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अजीत पवार की ही सीट फंस गई बारामती की, कि उनकी ही जमानत जब्त होती नजर आ रही है। वह सीट जिस सीट से आज तक अजीत पवार हारे नहीं है। ऐसे में अजीत पवार के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं। एकनाथ शिंदे उधर भारतीय जनता पार्टी को ही हराने में लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे और अमित शाह में बन नहीं रही है, देवेंद्र फडणवीस की नहीं बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को निपटना चाहती है। अब बागियों को भी टिकट खड़ा दिया है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे के वर्चस्व की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि अगर वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। उनके लोग उनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि वह सीएम है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, और पावर ही चला गया तो कौन पूछता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, हावी हो रही हैं।
एकनाथ शिंदे ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह भी दिन उन्हें देखना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, समय आते हैं समय जाते हैं, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। आज एकनाथ शिंदे ने जो धोखा दिया उद्धव ठाकरे को, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पे चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आए, उनकी सीटें ज्यादा आ जाए। अजीत पवार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। नंबर 2 पे आए। नंबर 2, झारखंड में चल पड़ी कल्पना सोरेन की आंधी। चल पड़ी हेमंत सोरेन के लिए, कुछ भी करेगी कल्पना, किसी से भी भिड़ जाएगी, मोदी क्या चीज। कल्पना सोरेन ने जो नींद उड़ा रखी है भारतीय जनता पार्टी की, वहां देखिए आप दर्शक, इंडिया गठबंधन की चर्चा नहीं हो रही है, कल्पना सोरेन की हो रही है। और इंडिया गठबंधन का पूरा नेतृत्व कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के हाथ में दिया गया है। हेमंत सोरेन अब निकले, अभी तक इक्का दुक्का रैलियां सभा किए, लेकिन कल्पना सोरेन लगातार सड़कों पर हैं। मात्र 9 महीनों की राजनीति है कल्पना सोरेन की। 9 महीना पहले जब हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, जिस जमीन पर कभी हेमंत सोरेन गए नहीं, वैसे जमीन के ऊपर हेमंत सोरेन, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया था। सोचिए, उसके बाद कल्पना सोरेन जो सड़कों पर निकली, आज तक रुकी नहीं है। कभी कुर्सी पे खड़े होकर, कभी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के, कभी स्टेज पर लाखों की तादाद में लोग बिन बुलाए उनकी रैलियों सभाओं में आ रहे हैं। यह देख करके भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की होश उड़े हुए। 40 स्टार प्रचारक भी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। श्योर नहीं लग रहा है कि कौन सा नेता उनका जीत जाएगा, यह कह नहीं पा रहे हैं। वहां के राज्यपाल हैं, राज्यपाल अपनी बहू के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, पैसे बांटते नजर आए। कंप्लेन हुआ, कोई सुनवाई नहीं। चुनाव आयोग आंखें और कान बंद कर ले रहा है, मुंह पर भी ताला मार ले रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हो जाए तो अभी चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है। उसके जैसा चुनाव आयोग फिर एक्शन लेने वाला होता ही नहीं है। दो मुंहा सांप कहते हैं ना, वही बनता हुआ जा रहा है चुनाव आयोग। यह दुर्भाग्य हमारे देश का है। लेकिन कल्पना सोरेन का स्कीम और हेमंत सोरेन की योजनाओं का जिक्र जो कल्पना सोरेन लगातार कर रही है कि हमने आपके लिए योजनाएं दी, हमसे पहले 5 साल जब भाजपा थी तो क्या की, इस सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है। लेकिन कल्पना सोरेन का 5 सालों का जवाब है कि हमने आपको क्या क्या स्कीमें दी और मैया स्कीम योजना लागू की आपके लिए, जो जन्म लेने से लेकर के और बुजुर्ग होने तक पैसे मिलेंगे। 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चियों को 40,000 रुपया मिलेंगे। यह योजनाएं जो है वह सर चढ़ करके बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड को विकसित करेंगे, देश को विकसित करेंगे, वह नारा नहीं चल रहा है। झारखंड का मुख्य मुद्दा है जल, जंगल और जमीन। जो रैलियों में जिस तरह से कल्पना सोरेन को देखा जा रहा है, गाड़ी के बोनट पर दोनों हाथ पर झंडा लेकर के जो शान से चल रही है, चेहरे की चमक और लाखों लोगों की भीड़ और रिस्पॉन्सिबल भीड़ जो रिस्पॉन्स देती है, आवाज पर कुछ पूछती है तो जवाब मिलता है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ तालियां बजवाने के लिए, तालियां तो बजाओ कहती है खाली, लेकिन अपने स्कीमों की चर्चा नहीं करती, क्योंकि वह स्कीम किसी को मिले ही नहीं। 5 किलो अगर फ्री अनाज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और यह कहा गया पार्लियामेंट के अंदर कि 81 करोड़ देश की जनता को 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं, तो उसके गुनाहगार भी हमारे देश की सरकार ही है। जो ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भूखमरी के 127 देशों में से 105 नंबर पर मोदी सरकार ने ला करके खड़ा कर दिया, वरना 2014 में तो 127 देशों में 55 नंबर पर था। प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के लोगों से हमारा बदतर है, बांग्लादेश हमसे अच्छा है, उसके भी नीचे हम हैं। और
नरेंद्र मोदी देश विकसित की बात कर रहे थे। दुर्भाग्य है उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बटोगे तो कटोगे के नारा दिया झारखंड के अंदर, वह चला ही नहीं, फेल हो गया नारा। अब ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। सीता सोरेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना भी किसी काम नहीं आया। ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी को हो गई। लेकिन कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन, सीता सोरेन को लेकर के, जो हेमंत सोरेन की भाभी ही है, उनको लेकर के कोई हमला नहीं किया, उनको लेकर के कोई बयानबाजी नहीं। चंपई सोरेन के बारे में पूछा जाता है तो चंपई सोरेन को चाचा बताती है कल्पना सोरेन, और उनका वही सम्मान हमेशा रहेगा हमारे अंदर, यह बात कहती है। और कल्पना सोरेन चंपई सोरेन को लेकर के कहती है कि अगर वह कभी भी आए तो उनका वही सम्मान, वही स्वागत, वही जगह होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे के साथ चले तो गए, लेकिन चंपई सोरेन भी अपनी सीटें हारते हुए नजर आ रहे हैं। जो झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं, लेकिन सीटें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। चंपई सोरेन डरे हुए हैं कि अगर चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक कैरियर क्या होगा। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव अगर हार जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें नहीं पूछेगी, वह भी बखूबी जानती है और जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में झारखंड का चुनाव बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और नंबर 3 पर आए तो महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी महाराष्ट्र की जनता, भाजपा का क्या होगा। महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन को ही महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर पूरी जनता खड़ी है महाविकास आघाड़ी के साथ। महाराष्ट्र के अंदर भी योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे के होर्डिंग बैनर लगाए गए, गली मोहल्लों में लगाए गए, लेकिन उस पर भी लेकर के विद्रोह और नो रिएक्शन, नो कमेंट। भारतीय जनता पार्टी का दांव नहीं चला। आरएसएस की बैठकें विफल होती जा रही हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को बचा नहीं पा रहा है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल ने हर राज्यों में उथल पुथल मचा रखी है। बेरोजगारी का आलम इतना कि लोग तबाह हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। ऐसे में विकसित देश बनाएंगे, इसकी बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर, बटोगे तो कटोगे के नारे पर, कोई रिस्पॉन्स जनता ने नहीं दिया। जिस मुस्लिम वर्ग को टारगेट बना रहे थे वह मुस्लिम वर्ग साइलेंट हो गया, इनका जादू नहीं चल पाया। जिस तरह से इस नारे के वजह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे करके अपनी राजनीति रोटियां सेकने की साजिश चली गई थी आरएसएस और भाजपा के द्वारा, वह विफल हो गई। वैसे ही जैसे 400 के पार के नारे ने हवा निकाल दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले लीजिए, नांदेड़ ले लीजिए, या आप देवगिरी ले लीजिए, कल्याण ले लीजिए, या थाने कोंकण का हिस्सा ले लीजिए, या आप मुंबई ले लीजिए, या तो आप नागपुर के विदर्भ को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। विदर्भ के 62 सीटें विधानसभा की आती हैं विदर्भ से। 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब है, सिंगल डिजिट पर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भारी उछाल की तरफ है। राहुल गांधी का वर्चस्व एक विदर्भ के अंदर देखा जा रहा है और मराठवाड़ा के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन आरएसएस कामयाब नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से ही चुनाव लड़ रहे हैं, नागपुर से। नितिन गडकरी उसी विदर्भ से इकलौता जीत करके लोकसभा चुनाव में आए थे, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें हराने की कोशिश कर रही थी, ऐसा भी बातें निकली। लेकिन नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का स्टार प्रचारक नहीं बनाई है, बनाई है झारखंड का, जहां कोई नहीं जानता है। नितिन गडकरी के आशीर्वाद लेकर के देवेंद्र फडणवीस गए थे पर्चा दाखिला करने। अब नितिन गडकरी के साथ चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस,
लेकिन क्या नितिन गडकरी देवेंद्र फडणवीस को जिता पाएंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी हार का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह हवा विदर्भ के अंदर है वह हवा डरा रही है और हरियाणा का खेल महाराष्ट्र में चल नहीं पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत काफी बढ़ रही है। आरएसएस भी विफल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के नारे की हवा निकल गई है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी में जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीन दलों का गठबंधन है, महायुक्ति भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एकनाथ शिंदे अजित पवार और भाजपा, दूसरा महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस राहुल गांधी। पल रहा इंडिया गठबंधन का भारी, उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी और वोट दोनों है, शरद पवार के साथ सिंपैथी और वोट दोनों है, कांग्रेस के राहुल गांधी एक वर्चस्व लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, संविधान बचाओ और आरक्षण को लेकर और जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह हमलावर है। उधर एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे को तूर करके आए उनको गद्दार कहा जा रहा है। दूसरी लड़ाई उनकी सीएम पद को लेकर के है। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाह रही है। ऐसे में वोट कट रहे हैं। एकनाथ शिंदे बागी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अजित पवार बीच में लटक गए हैं बेचारे। अजित पवार को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उनके साथ उनकी तो चर्चा भी नहीं हो रही है, चर्चा सिर्फ एकनाथ शिंदे और भाजपा की हो रही है। देवेंद्र फडणवीस का बैनर पोस्टर लगाना नागपुर के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कि सीएम बन करके आ रहे हैं 2024 में, यह एकनाथ शिंदे को रास नहीं आया। और अमित शाह या एकनाथ शिंदे से कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, हमने बड़ा दिल दिखाकर दिल में पत्थर रख करके आपको सीएम बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह वक्तव्य आना कि 2024 विधानसभा चुनाव तक ही समझौता था एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे भड़क पड़े हैं। एकनाथ शिंदे यह चाहते थे कि सीएम उन्हें ही बनाया जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ही खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी रही उसे खा गई। नीतीश कुमार आज टूटे हुए हैं, अलग थलग हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ऐसे समयों पर उनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम तक नीतीश कुमार अपने लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, एक ललन सिंह को छोड़ करके, और ललन सिंह को भी अपने तरफ कर लिए अगर, तो नरेंद्र मोदी की हालत पतली हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों पर हावी तो है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास तो की है, मतभेद हो गए हैं, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार की ही पार्टी ने उनको सीट जिताया है। नीतीश कुमार के नाम पर ही सीट जीते हैं, अपने नाम पर नहीं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव हार गई भाजपा, तो वह नीतीश के जो आज भाजपा के साथ खड़े होकर के बगावत जो कर रहे हैं वह मोदी के साथ रहेंगे, इस चीज का क्या गारंटी है। यह सोचकर वह भी महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार वह लोग भी कर रहे हैं जो नीतीश से विद्रोह करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, आरएसएस की बढ़ रही है। आरएसएस जानता है किसी भी कीमत पर सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए, अन्यथा इंडिया गठबंधन का अगर सत्ता आ गया तो मुश्किलें पैदा हो जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र चुनाव के पहले सत्ता परिवर्तन चाहता था, लेकिन गड़बड़ होने की वजह से वह महाराष्ट्र चुनाव समाप्त होने के बाद तुरंत पार्लियामेंट सेशन बुलाए जाने के पहले वह सत्ता परिवर्तन चाहता है, नहीं तो ईवीएम का खेल आगे भी चलता रहेगा। चुनाव आयोग किसी का भी सुनता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। अब एक ही विकल्प इंडिया गठबंधन के पास है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगा तो चुनाव आयोग खेल नहीं कर पाता है, और कम वोटिंग हुआ तो खेल हो जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने यह चुनौती है कि वह ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे कराए। जितना ज्यादा वोटिंग होगा इंडिया गठबंधन के लिए उतना ही अच्छा होगा। कम वोटिंग हुआ
तो इंडिया गठबंधन जीत कर भी नहीं जीत पाएगी, यह इंडिया गठबंधन को पता है। ऐसे में चुनाव आयोग भी बहुत परेशान है। हरियाणा चुनाव को लेकर के जब बात उठी और कंप्लेन किया गया तो वह 1600 पन्नों का एक रिपोर्ट दे दिया, लेकिन रिकाउंटिंग ईवीएम से वीवीपैट पर्ची का काउंटिंग मिलान नहीं कराया, वह खारिज कर दिया और नसीहत दे दी उस पार्टी को जो 140 साल पुरानी पार्टी है, यानी कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि वह किसी की सुनता नहीं है, वह विपक्ष की नहीं सुनता, वह सत्ता का सुनता है, और जो सत्ता उसको बनाया है। उस चुनाव आयोग का यह आखिरी चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड, उसके बाद रिटायरमेंट है। लेकिन जांच होगी, दूसरी सत्ता आ जाएगी और महाराष्ट्र झारखंड नहीं हारे तो मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, वह जानता है। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव आखिरी वक्त पर तोहफे में दे करके मोदी को जाना चाहता है चुनाव आयोग। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीक हो रहा है, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में यह चुनाव, जब देश बेरोजगारी का आलम झेल रहा है और महंगाई कमर तोड़ रही है और सरकार अपनी तानाशाहियां पर बैठी हुई है, चुनाव आयोग तानाशाही पे है, प्रशासन तानाशाही पे है, तो ज्यादा से ज्यादा मत होना ही पड़ेगा। यह इंडिया गठबंधन की मजबूरी है। अब इंडिया गठबंधन कितना ज्यादा वोट करवा सकता है, आम जनता कितना निकलती है वोट करने के लिए, यह देखना बड़ी दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल तब नहीं चलेगा जब जनता भारी मात्रा में निकल करके घरों से वोट करेगी। अगर वोट नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का जादू हरियाणा वाला चल जाएगा महाराष्ट्र में। यह चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने, महाविकास आघाड़ी के सामने महाराष्ट्र में है। अब इसी पर कार्य कर रहे हैं। अब दीपावली समाप्त होने के बाद राहुल गांधी का जो आगाज और जो कार्यक्रम शुरू होगा, उद्धव ठाकरे का शुरू होगा या शरद पवार का शुरू होगा, वह बड़ी दिलचस्प होगा। अब आने वाले 15 दिनों के अंदर जो प्रचार प्रसार होंगे, वह प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है, क्योंकि उसकी सारी रणनीति फेल हो रही है। नारे भी योगी आदित्यनाथ के बांटने वाले नहीं चले। अब ऐसे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन नंबर 4 पे आए कि अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, वोटिंग से पहले बिगड़ा खेल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, जो मैंने अभी आपको तीसरे सवाल पर मैंने जो बताया कि अपने ही जाल में कैसे फंसी है, बटोगे तो कटोगे। बहराइच का दंगा होने पर, उसी दंगे पर यह आरोप और यह नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे। यही बात करके बहराइच का दंगा कराया गया। यह रिस्पॉन्स देखा गया कि जनता का रिस्पॉन्स क्या है। 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए स्टिंग ऑपरेशन की वजह से, पत्रकार की वजह से, उन आरोपियों ने यह कबूला कि प्रशासन ने हमें मात्र 2 घंटे का समय दिया था, थोड़ा और समय दे देता तो आधा बहराइच समाप्त कर देते। यानी कि उससे यह तो साबित होता है कि प्रशासन और सरकार ने ही करवाए हैं। उसी के बाद जब नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे और होर्डिंग बैनर हर जगह लगाए जाने लगे, बिहार के गिरिराज सिंह भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने लगे। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता को फैलाना और लोगों को उकसाना यह गलत है। हर धर्म के लोगों को अपना सभा करना और अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन तलवार और भाला घर में रखो यह कहना, एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो कहना, कौन मार रहा है थप्पड़ और कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, और कौन बांटेगा, कौन काटेगा और कौन कटेगा, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। इसकी कीमत इस चुनाव में चुकानी पड़ेगी। 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वह परिणाम बड़ी चौंकाने वाले होंगे। अगर वोटिंग भारी मात्रा में हुई
तो भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं चलेगा और खेल सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और महाराष्ट्र में 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी पूरी हो रही है, क्योंकि 23 को रिजल्ट आएगा, 24 को अगर सर्टिफिकेट दे दिए चुनाव आयोग ने, इंडिया गठबंधन जीता तो अहो भाग्य। तो क्या एक दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, सरकार बनाने की कवायद हो जाएगी? क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल शुरू हो रहा है और इसका गुनाहगार चुनाव आयोग है। इसकी निष्क्रियता यह दिख रही है कि यह चुनाव आयोग कितना लापरवाह है, जो 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त होता है और 23 तारीख को काउंटिंग करा रहा है। हरियाणा के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव होना था, 2019 में भी हुए थे, लेकिन नहीं कराया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करनी थी, लोगों के खाते में पैसे भेजने थे वोट खरीदने के लिए। लाडली बहना का स्कीम जाना था, क्या वह घूस नहीं हुआ? क्या उसके लिए चुनाव के तारीखों का आखिरी में रखा? कैसे 2 दिन में गठबंधन की सरकार बनेगी? और उस राज्यपाल ने अगर खेल कर दिया या चुनाव आयोग ने कह दिया कि 25 को देंगे, तो 25 को शाम तक देगा और 26 को राज्यपाल लगवा देंगे राष्ट्रपति शासन। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हार के भी महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, जो आने वाले चुनाव के बाद, परिणाम के बाद बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है इंडिया गठबंधन के लिए। ऐसी भी कोई सरकार देश में आएगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन आई है। और नंबर 5 बात करें, आरएसएस के घर में घुसकर दहाड़ेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र का चुनाव पलट जाएगा। विदर्भ से शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, और विदर्भ के नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। विदर्भ के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर बड़ी अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, भारी अंतर से भी चुनाव जीती, और विधानसभा चुनाव में भी लहर राहुल गांधी को लेकर के बहुत काफी पड़ी हुई है। ऐसे में आरएसएस के जो प्रचारक निकले हुए हैं, अपने ही हेडक्वार्टर के एरिया में वह अपने ही प्रत्याशी को वोट दिला नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के एंटी कम्बेंसी कूट कूट करके भरी हुई है। अमित शाह को फूटी आंख लोग नहीं देखना चाहते। अमित शाह ने जो शरद पवार के ऊपर हमला किया महाराष्ट्र के अंदर जाकर के, लोग खासे नाराज हैं। लेकिन बदलापुर के अंदर 2 चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ जो हुआ बर्बरता, उसको भी लेकर के खासे नाराज लोग बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर। विदर्भ के अंदर और मराठवाड़ा के अंदर 108 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 20 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 108 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं। अगर एकनाथ शिंदे का और भारतीय जनता पार्टी का मिला दें, तो भारतीय जनता पार्टी तभी भी निकल नहीं पा रही है। और विदर्भ और मराठवाड़ा जो हार गया, वह महाराष्ट्र हार गया, यह कहा जाता है। और विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सिर्फ अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें ला रही है मराठवाड़ा और विदर्भ मिला करके, और कांग्रेस 45 सीटें ला रही है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। लेकिन अगर गठबंधन की बात कर ले तो 108 सीटों के अंदर इंडिया गठबंधन 80 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है, और 28 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र और विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर। यह चीज भारतीय जनता पार्टी को खाए जा रहा है, आरएसएस को खाए जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी जब निकलेंगे और जिस तरह दलितों के अंदर, एससी एसटी के अंदर, ओबीसी के अंदर राहुल गांधी की को लेकर के एक अलग भाव लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है, एक उम्मीद की किरण से लोग देख रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इसीलिए
महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। यह घमासान क्या गुल खिलाएगा 23 नवंबर को पता चलेगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ 11 बजे फिर हाजिर होऊंगा। आप दर्शक जरूर जुड़िएगा और दीपावली की आप सभी दर्शकों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दर्शक खुशी खुशी रहें, खुशी से दिवाली मनाएं, घर में आपकी खुशियां आए। टीएफडी इंडिया नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दर्शकों की कोई राय है तो कमेंट में लिखिए। हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं आप कि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सके तो आप दर्शक जरूर कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। हम उससे अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया नेटवर्क। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएफडी इंडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।